सर कल्पना कीजिए, एक काली अंधेरी रात है। समय रात के 2 बज रहे हैं। एक सुनसान सड़क जहां स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमाकर बंद हो रही है। एक लड़की अकेली अपने घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ रही है। उसे अपने पीछे किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। अचानक एक साया उसके सामने आता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। सर, इस खौफनाक मंजर में जब उस लड़की के पास ना तो कोई फोन है और ना ही कोई हथियार, तब उसके पास क्या बचता है? क्या वो बेबस है, या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उस अंधेरे में भी उसके साथ खड़ी है, जो उन गुंडों के इरादों पर पानी फेर सकती है? दृष्टि, उस अंधेरे में जो शक्ति उसके साथ खड़ी है, वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भारत का संविधान है। वो साया अगर जुर्म है, तो वो लड़की न्याय की उम्मीद है। और इन दोनों के बीच जो दीवार खड़ी है, वो है हमारा कानून। तुमने जो सिचुएशन बताई, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक क्राइम सीन है, जहां से हमारी आज की ब्लॉकबस्टर क्लास शुरू होती है। अगर वो साया उस लड़की को छूता भी है, तो याद रखना दृष्टि, भारत की संसद में बैठी कानून की आत्मा जाग उठेगी। उसका वो एक कदम उसे आईपीसी, अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में जकड़ लेगा, और पुलिस की हथकड़ी यानी सीआरपीसी, अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे खींचकर सलाखों के पीछे ले जाएगी। आज हम इसी कानून के चक्रव्यूह को डीकोड करेंगे। आज हम किताबों के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि आज हम अपराध और कानून की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए, जहां हम एक एक करके लेयर्स खोलेंगे? बिल्कुल सर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन सर, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ क्लास देख रहे हजारों स्टूडेंट्स को भी होगा। आपने अभी 2 भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी, और अब तो नए कानून बीएनएस और बीएनएसएस भी आ गए हैं। सर, एक आम स्टूडेंट को कैसे समझ आएगा कि पुलिस डंडा कब मारेगी और जज साहब सजा कब सुनाएंगे? इनका फर्क क्या है? इसे रियल लाइफ में कैसे देखें? बहुत ही शानदार सवाल है दृष्टि। देखो, इसे हम एक मूवी मेकिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, और स्टूडेंट्स आप लोग भी इसे विजुअलाइज करना। मान लो जुर्म एक फिल्म है, तो आईपीसी या अब बीएनएस उस फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये किताब बताती है कि विलन ने अगर हीरो को चाकू मारा, तो इस सीन का नाम क्या होगा। क्या इसे हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर कहेंगे, या चोट कहेंगे? और इस सीन के लिए विलन को कितनी सजा मिलेगी? यानी आईपीसी ये परिभाषित करता है कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या है। लेकिन सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने से फिल्म नहीं बनती दृष्टि। शूटिंग करनी पड़ती है, कैमरा चाहिए, एक्शन चाहिए। यही एंट्री होती है सीआरपीसी या अब बीएनएसएस की। ये डायरेक्शन है। ये बताता है कि पुलिस विलन को कैसे गिरफ्तार करेगी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, सबूत यानी एविडेंस कैसे इकट्ठे होंगे, और मुजरिम को कोर्ट तक कैसे घसीट कर ले जाया जाएगा। सरल भाषा में आईपीसी ने बताया कि चोरी करना पाप है और 3 साल की जेल है। लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ने के लिए उसके घर का दरवाजा तोड़ेगी या वारंट दिखाएगी, ये तरीका सीआरपीसी यानी बीएनएसएस बताता है। 2026 के अपडेटेड डेटा के अनुसार अब हम आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग पुराना भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे। ओह, मतलब एक क्या है यानी व्हाट बताता है, और दूसरा कैसे करना है यानी हाउ बताता है। सर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सर, आजकल एग्जामिनर सीधे सीधे ये नहीं पूछता कि चोरी की धारा क्या है। मैंने पिछले साल के पेपर्स देखे हैं, वो तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाए। वो लंबी लंबी लाइंस देते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। क्या हम एक ऐसा खतरनाक सवाल देख सकते हैं जो यूपीएसआई, बीपीएससी या एसएससी या आरपीएससी के लेवल का हो, ताकि ये चेक हो सके कि हमारा बेस कितना मजबूत हुआ है? बिल्कुल, और यही तो असली खेल है स्टूडेंट्स। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब जो सवाल आपकी स्क्रीन पर यानी दिमाग में आ रहा है, वो अच्छों के पसीने छुड़ाने वाला है। ये यूपीएसआई 2021 के पैटर्न को मिक्स करके बनाया गया है। ध्यान से सुनना, मैं कथन बोलूंगा। भारत में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ और आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अपराध को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ गलत नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण समाज के खिलाफ एक अपराध माना जाता है।
इसलिए मुकदमों में सरकार यानी स्टेट अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर बनती है। कथन बी, प्रक्रियात्मक कानून यानी प्रोसीजरल लॉ जैसे सीआरपीसी, बीएनएसएस का उल्लंघन होने पर भी यदि मुजरिम ने अपराध स्वीकार कर लिया है तो उसे सीधे सजा दी जा सकती है, भले ही निष्पक्ष सुनवाई का मौका न दिया गया हो। कथन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकता है। बताइए दृष्टि और मेरे जाबाज स्टूडेंट्स, इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल ए और सी, ऑप्शन 3 केवल बी और सी, ऑप्शन 4 सभी ए, बी और सी। सर ये तो गुगली है, चलिए इसे तोड़ते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कथन ए कहता है कि अपराध समाज के खिलाफ है। ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जब मर्डर होता है तो केस स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड होता है, ना कि विक्टिम वर्सेस अक्यूज्ड। तो ए सही है। अब कथन बी, अगर पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो क्या सजा मिलेगी? सर मुझे याद आ रहा है मेनका गांधी केस या ऐसा ही कुछ, कि प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई तो सजा कैसे हो सकती है? मुझे लगता है बी गलत है। और कथन सी, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 अपने ही खिलाफ गवाही, ये तो हम फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस मार मार कर कबूल करवाती है, लेकिन कोर्ट में वो नहीं माना जाता। तो सी भी सही है। तो मेरा जवाब होगा ऑप्शन 2 केवल ए और सी। क्या मैं सही हूं सर? शाबाश दृष्टि, बहुत बढ़िया। देखो स्टूडेंट्स, मानसर की व्याख्या और ट्रिक ध्यान से सुनना। कथन ए बिल्कुल सही है। सिविल मामला जैसे दो भाइयों में जमीन का झगड़ा प्राइवेट होता है, लेकिन क्राइम जैसे मर्डर पूरे समाज को डराता है, इसलिए सरकार यानी स्टेट इसमें पार्टी बनती है। कथन बी गलत है। भारत में रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर पुलिस ने सीआरपीसी, बीएनएसएस फॉलो नहीं किया या फेयर ट्रायल नहीं दिया तो मुजरिम छूट सकता है। केवल गुनाह कबूलना काफी नहीं, वो कबूलनामा स्वेच्छा से होना चाहिए। कथन सी सही है। इसे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। ट्रिक याद रखना, 20 कदम। आर्टिकल 20 में 3 सुरक्षाएं हैं। पुराने कानून से सजा नहीं यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं यानी डबल जेपर्डी, खुद के खिलाफ गवाही नहीं यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये सवाल यूपीएसआई 2021 के बेसिक से प्रेरित था और आजकल के कथन कारण यानी स्टेटमेंट रीजन वाले ट्रेंड में फिट बैठता है। सर आपने समझाया तो समझ आ गया। क्लास में तो सब याद रहता है, ट्रिक भी याद रहती है, लेकिन सच बताऊं, जब मैं एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठती हूं और टाइमर टिक टिक करके उल्टा चलता है तो हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है सब भूल गई। पॉलिटी के इतने सारे आर्टिकल्स, आईपीसी के सेक्शंस कैसे याद रहेंगे? मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी एक गलती से मेरी यूनिफॉर्म का सपना न टूट जाए। दृष्टि, ये डर तुम्हारा नहीं, ये हर उस स्टूडेंट का है जो शिद्दत से तैयारी कर रहा है। और जानती हो डर को खत्म करने की एकमात्र दवा क्या है? वो है नेट प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर भी मैच से पहले हजारों गेंदें खेलते थे। अगर तुम सीधे एग्जाम में जाकर लड़ोगी तो हारने का चांस है। तुम्हें उस प्रेशर को रोज महसूस करना होगा। और इसीलिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर टेस्ट क्यू ऐप पर विशेष रूप से यूपीएसआई, राजस्थान एसआई और बिहार एसआई के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज तैयार करवाई है जो हूबहू एग्जाम जैसा माहौल देती है। इसमें वही कठिन और लंबे सवाल हैं जो आजकल आ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, ये टेस्ट सीरीज अभी नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। इतने कम में कि शायद एक टाइम के पिज्जा से भी कम। मेरी सलाह मानो, आज ही ज्वाइन करो। जब तुम रोज 50 सवाल गलत करके उनका सही सोल्यूशन देखोगी तो एग्जाम वाले दिन गलती की गुंजाइश 0% हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये विज्ञापन नहीं, ये तुम्हारे सिलेक्शन की चाबी है। खुद को मजबूर कर दो मेहनत करने पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास के बाद तुरंत चेक करना। अब जबकि हमने डर को साइड में रख दिया है तो चलो वापस चलते हैं उस सुनसान सड़क पर जहां वो लड़की खड़ी थी। दृष्टि, तुमने कहा था महिला सुरक्षा। आज के समय में और आने वाले 2026 के एग्जाम्स के लिए महिला और बाल सुरक्षा यानी विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी से जुड़े कानून हॉट टॉपिक हैं। एक अपराध है जो रूह कंपा देता है, एसिड अटैक। क्या तुम जानती हो, अगर कोई सिरफिरा किसी महिला पर एसिड फेंक दे तो हमारा कानून उस दरिंदे के साथ क्या करता है और एग्जाम में इसे कैसे घुमाकर पूछा जाता है? सर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी हम सबने सुनी है। वो दर्द हम महसूस भी नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे याद है, पहले कानून में इसके लिए कोई अलग से धारा नहीं थी, इसे नॉर्मल चोट माना जाता था। लेकिन अब तो कानून सख्त है। पर सर धारा याद नहीं रहती, 326 है या 354, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
यही तो कैच है। एग्जामिनर जानता है तुम कहाँ भसोगी। देखो, मान सर की 360 डिग्री ट्रिक से इसे हमेशा के लिए दिमाग में छाप लो। पुरानी आईपीसी के तहत जब एसिड फेंका जाता है तो शरीर जल जाता है। जल से याद रखो एक शब्द, छपाक। मूवी भी आई थी। छपाक बोलने में कैसा लगता है? 3-2-6 जैसा रिदम आता है, नहीं? तो ऐसे याद रखो। आईपीसी धारा 326A, एसिड अटैक करना। आईपीसी धारा 326B, एसिड अटैक का प्रयास करना। बी से बच गया, प्रयास किया लेकिन बच गया, अटेम्प्ट। ए से अटैक हो गया। अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसका स्थान बदल गया है, जो हमें नए डेटा के हिसाब से याद रखना है। बीएनएस में शारीरिक चोट के अध्याय में इसे धारा 124 के आसपास पुनर्गठित किया गया है। यहां हमें 2026 के अपडेटेड बेयर एक्ट को देखना होगा, क्योंकि सेक्शंस रीशफल हुए हैं। लेकिन एग्जाम में अभी भी स्टेटमेंट ऐसे आता है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद एसिड अटैक को एक विशेष अपराध बनाया गया। दृष्टि, ये 2013 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर ये कड़े कानून आए थे। एक सवाल जो बिहार एसआई में पूछा गया था, एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन देने का आदेश सीआरपीसी की किस धारा में है? इसका जवाब है 357A। यहां ए से याद रखना एड यानी मदद। वाओ सर, ए से एड, बी से बच गया यानी अटेम्प्ट। ये तो कभी नहीं भूलूंगी। मतलब कानून सिर्फ सजा नहीं देता, 357A में मदद यानी एड भी देता है। सर, ये तो सच में एक मूवी की तरह है। हर धारा के पीछे एक कहानी है, एक तर्क है। लेकिन सर, एक सवाल मन में आ रहा है। हम आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षा सिर्फ इंसानों से है? भारत की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, जो भूगोल है, क्या उसका असर हमारी सुरक्षा पर नहीं पड़ता? जैसे अगर मैं एक पुलिस अफसर बनूं और मेरी पोस्टिंग नक्सल प्रभावित इलाके में या किसी बॉर्डर एरिया में हो जाए, तो मुझे वहां के जंगल, पहाड़ और रास्तों का पता होना चाहिए ना? दृष्टि, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, यानी यू स्टोल माई थंडर। यही तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं। वो पॉलिटी रट लेते हैं, लेकिन भारत को नहीं समझते। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि इंदिरा कॉल की बर्फीली चोटियां कहाँ हैं जहां हमारे जवान खड़े हैं, या अंडमान निकोबार के घने जंगल यानी डेंस फॉरेस्ट्स कैसे हैं जहां ट्राइब्स रहती हैं, तो तुम वहां के कानून और व्यवस्था को कैसे संभालोगे? एक बेहतरीन पुलिस अफसर बनने के लिए तुम्हें भारत के नक्शे को अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानना होगा। और इसी कमी को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, ये एक विजुअल रेवोल्यूशन है। टेस्ट क्यू ऐप पर हमने लॉन्च किया है भारत भूगोल, एक सिनेमैटिक कोर्स। ये कोई साधारण क्लास नहीं है जहां मैं बोर्ड पर लाइन खींचूंगा, नहीं। इसमें हम वीएफएक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम हिमालय की बात करेंगे तो आपको लगेगा आप हिमालय की चोटी पर खड़े हैं। जब हम मॉनसून की बात करेंगे तो आपको अपने फोन स्क्रीन पर बारिश की बूंदें महसूस होंगी। ये कोर्स हर उस एग्जाम के लिए है, चाहे यूपीएससी हो या कांस्टेबल, जो भारत को समझना चाहता है। ऑफर, इसकी कीमत 5,000 रुपए है, क्योंकि इसमें मेहनत और टेक्नोलॉजी बहुत लगी है। लेकिन सिर्फ शुरुआत के 200 जुनूनी स्टूडेंट्स के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कूपन कोड मानसर51 बिना स्पेस के डालते हैं तो ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा मात्र 449 रुपीज में। सिर्फ 449 रुपीज में। इतने में तो एक ढंग की किताब भी नहीं आती, और यहां हम आपको पूरा भारत घुमा रहे हैं। मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं अगली पॉलिटी की क्लास में पूर्वोत्तर भारत के विशेष राज्य यानी स्पेशल स्टेटस ऑफ एनईएसटी स्टेट्स पढ़ाऊं, तो तुम्हें पहले से पता हो कि वहां की पहाड़ियां कैसी हैं। हमारा मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पॉलिटी फ्री में करवा रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन भूगोल को जीने के लिए टेस्ट क्यू ऐप पर आ जाओ, लिंक नीचे है। 200 सीटें भरते देर नहीं लगेगी। सर, मैंने तो अभी ज्वाइन कर लिया। 449 रुपीज में वीएफएक्स के साथ भूगोल, ये तो मिस नहीं कर सकती। सर, आज की क्लास में तो मजा आ गया। हमने कानून का डर समझा, आईपीसी सीआरपीसी का अंतर समझा, पीवाईक्यूज भी किए और एसिड अटैक जैसे गंभीर मुद्दे को याद भी कर लिया। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर था ना? हाँ दृष्टि, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें SC/ST एक्ट की गहराइयों में जाना है, पॉक्सो एक्ट को समझना है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है। मान सर, आपने कहा था कि अगला वार गिरफ्तारी का होगा। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठी हूँ, रात का खाना खा रही हूँ और अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक यानी नॉक होती है।
मैं दरवाजा खोलती हूँ और सामने पुलिस खड़ी है। वो बिना कुछ बताए मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे जीप में बैठाने लगते हैं। सर, उस वक्त मेरे दिमाग में सन्नाटा छा जाता है। क्या एक आम सिटीजन होने के नाते मेरे पास कोई शक्ति नहीं है? क्या पुलिस भगवान है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त पुलिस की जीप के टायर पंक्चर नहीं कर सकता? मुझे उस हथकड़ी का डर लग रहा है सर। प्लीज बताइए उस वक्त मुझे क्या बोलना चाहिए? घबराओ मत। अगर पुलिस के पास वर्दी की ताकत है तो तुम्हारे पास आर्टिकल 22 का कवच है। याद रखना, भारत में पुलिस भगवान नहीं, कानून की सेवक है। जैसे ही पुलिस तुम्हें छूने की कोशिश करे, तुम्हारी जुबान पर सबसे पहला सवाल होना चाहिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 22(1) साफ साफ कहता है कि बिना कारण बताए किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, डी.के. बसु गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बसु केस में पुलिस के हाथ बांध दिए थे। पुलिस को अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगानी होगी, अरेस्ट मेमो बनाना होगा और तुम्हारे घर वाले या किसी दोस्त की खबर करनी होगी। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस वाला खुद अपराधी बन जाएगा। और रही बात हथकड़ी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत या बिना भागने के डर के पुलिस किसी को अपमानित करने के लिए हथकड़ी नहीं लगा सकती। तुम एक नागरिक हो, कोई जानवर नहीं। ओह, मतलब मैं उनसे सवाल पूछ सकती हूँ? सर, ये तो बहुत बड़ी पावर है। लेकिन सर, मान लीजिए पुलिस ने मुझे उठा लिया, कारण भी बता दिया, अब वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने फिल्मों में देखा है कि थाने में बहुत मार पिटाई होती है, जिसे रिमांड कहते हैं। फिर मैंने सुना है एक जुडिशियल कस्टडी भी होती है। सर, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों जगह पुलिस ही डंडे मारती है? एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है और मैं हमेशा पीसी यानी पुलिस कस्टडी और जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो दृष्टि, इसे एक मूवी सीन की तरह इमेजिन करो। सीन 1, पुलिस कस्टडी। तुम थाने के अंदर हो, लॉकअप में। तुम्हारे सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसके हाथ में डंडा है, वो तुमसे पूछताछ कर रहा है, बताओ चाकू कहाँ छुपाया। यहाँ तुम पूरी तरह पुलिस के कंट्रोल में हो, इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। यहाँ रिमांड होती है, लेकिन ध्यान रहे, पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन यानी नए कानूनों के तहत कुछ शर्तों में 60-90 दिन के टुकड़ों में हो सकती है। पुलिस यहाँ तुमसे राज उगलवाती है। सीन 2, जुडिशियल कस्टडी। अब सीन कट होता है, तुम्हें कोर्ट ले जाया जाता है, जज साहब कहते हैं इसे जेल भेज दो। अब तुम थाने से निकालकर शहर की बड़ी सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। अब तुम पुलिस के नहीं बल्कि जज साहब यानी मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो। पुलिस अब तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। अगर पुलिस को तुमसे पूछताछ करनी है तो उसे पहले जज साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रिक याद रखना, पीसी मतलब पिटाई चालू, पुलिस के पास, जेसी जज की छत्रछाया, जेल में सुरक्षित। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद मुजरिम कहाँ रहता है, तो जवाब होगा ज्यादातर जुडिशियल कस्टडी में। सर, पीसी मतलब पिटाई चालू, ये तो अब कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन सर, ये सब सुनने में तो रोमांचक लग रहा है, पर क्या सच में एग्जाम में इतना सीधा सवाल आएगा? आपने कहा था कि आप मुझे एक दिमाग घुमाने वाला सवाल पूछेंगे जो बिहार एसआई या राजस्थान एसआई के लेवल का हो। मुझे चैलेंज दीजिए सर। तैयार हो? तो ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर एक ऐसा सवाल जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को क्लीन बोल्ड कर देता है। ध्यान से सुनना, इसमें एक ट्रैप है। गिरफ्तारी और निरोध यानी अरेस्ट एंड डिटेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, जिसमें यात्रा का समय यानी ट्रैवल टाइम भी शामिल होता है। कथन बी, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। बताओ दृष्टि। सर, कथन ए में लिखा है यात्रा का समय शामिल होता है। मान लीजिए पुलिस मुजरिम को मुंबई से दिल्ली ला रही है, तो ट्रेन में ही 24 घंटे बीत जाएंगे, फिर तो पुलिस नियम तोड़ देगी। मुझे लगता है यात्रा का समय हटाया जाता है, एक्सक्लूडेड, तो ए गलत है। कथन बी, निवारक निरोध यानी शक के आधार पर गिरफ्तारी। हाँ सर, 3 महीने वाली बात मैंने पढ़ी थी। 44वें संशोधन में कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन अभी भी 3 महीने ही व्यवहार में है, तो बी सही लग रहा है। मेरा जवाब है ऑप्शन 2, केवल बी सही है। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। व्याख्या, कथन ए में यात्रा का समय और छुट्टियां शामिल नहीं होती। पुलिस को आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे मिलते हैं। एग्जामिनर यहीं फंसाता है।
और कथन बी सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना गुनाह किए सिर्फ शक पर उठाया जाना है, जैसे रासुका यानी एनएसए। इसमें मैक्सिमम 3 महीने रख सकते हैं। उससे ज्यादा के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाले बोर्ड की परमिशन चाहिए। दृष्टि, तुम्हारी तैयारी सही दिशा में है, लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे ही और ट्रिकी सवाल हल करना चाहते हैं? आपको पता है टेस्टक्यू ऐप पर हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, उसमें हर टेस्ट में ऐसे 10 बाउंसर प्रश्न डाले हैं। स्टूडेंट्स अक्सर आसान सवाल करके खुश हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कठिन सवालों से होता है। राजस्थान एसआई और यूपी एसआई के पिछले पेपर्स का हमने पोस्टमार्टम करके ये टेस्ट सीरीज बनाई है। बीच क्लास में रोक कर बोल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। अभी जाओ और टेस्ट क्यू पर अपनी रैंक चेक करो। नाम मात्र शुल्क है, लेकिन वैल्यू सरकारी नौकरी जितनी है। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो समाज का सबसे कड़वा सच है। हमने बड़ों की बात की, लेकिन उन मासूमों का क्या? उन बच्चों का क्या जो खुद को बचा भी नहीं सकते? और समाज के वो दबे कुचले वर्ग यानी SC/ST जिन्हें सदियों से दबाया गया। दृष्टि, SC/ST एक्ट 1989 और पॉक्सो एक्ट 2012 ये सिर्फ कानून नहीं, ये संविधान के आंसू हैं जो उसने अपने कमजोर बच्चों के लिए बहाए हैं। एग्जाम में SC/ST एक्ट से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है धारा 4 यानी सेक्शन 4। क्या तुम जानती हो, अगर एक पुलिस ऑफिसर यानी पब्लिक सर्वेंट किसी SC/ST व्यक्ति की शिकायत लिखने में लापरवाही करता है तो उसे खुद जेल जाना पड़ सकता है। इसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। और पॉक्सो एक्ट, भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ गलत हो, लेकिन अगर होता है तो कानून कहता है बच्चा झूठ नहीं बोलता। पॉक्सो में रिवर्स ओनस का सिद्धांत चलता है। सामान्य कानून में हम कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक गुनाह साबित ना हो निर्दोष है। लेकिन पॉक्सो में कोर्ट मानकर चलता है कि मुजरिम ने गलत किया है, अब मुजरिम को साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। समझ रही हो कानून की सख्ती? सर, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिवर्स ओनस मतलब मुजरिम को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। सर, आपने आज की क्लास में हमें अंधेरे से शुरू करके उजाले तक का सफर कराया। गिरफ्तारी के डर से लेकर कस्टडी के फर्क तक और फिर बच्चों और दलितों की सुरक्षा तक। सच कहूं तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों पर वो 2 सितारे अभी से चमक रहे हैं। मुझे वो जिम्मेदारी महसूस हो रही है। यही आग चाहिए मुझे तुम्हारी आंखों में। दृष्टि और मेरे सामने बैठे हजारों स्टूडेंट्स, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तिरंगे का एक टुकड़ा है जिसे पहनने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को नहीं, जिद्दी लोगों को मिलता है। ये जो हम IPC CRPC एविडेंस पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे हथियार हैं। लेकिन याद रखना, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। और तुम्हारी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है मैदान को जानना। जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में वादा किया था, अगर तुम भारत के भूगोल को नहीं जानते तो तुम भारत की रक्षा नहीं कर सकते। वो नक्सलवादी जंगल, वो तटीय सीमाएं, वो रेगिस्तान, तुम्हें हर इंच जमीन का पता होना चाहिए। इसीलिए मैं फिर याद दिला दूं, टेस्टक्यू ऐप पर हमारा सिनेमैटिक ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है। 200 सीटों में से शायद अब बहुत कम बची होंगी। कूपन कोड मानसर 51 लगाओ और सिर्फ 449 रुपए में उस कोर्स में एंट्री लो। मैं चाहता हूं कि जब तुम पुलिस की ट्रेनिंग में जाओ तो इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाए कि इस बच्चे को भारत का चप्पा चप्पा कैसे पता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी चेक करो, क्लास खत्म होते ही। स्टूडेंट्स, ये कोर्स बेचने की बात नहीं है, ये उस सपने को 360 डिग्री पूरा करने की बात है। बिल्कुल सर, मैं तो आज से ही मैप्स की क्लास शुरू करूंगी और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी बल्कि सवालों के जवाब दूंगी। तो फिर ठीक है, वादा रहा। आज की क्लास यानी मूवी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी मेहनत की मूवी अभी शुरू हुई है। इसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और टेस्ट क्यू पर टेस्ट देकर खुद को परखो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं हूं मान सर, आपके सपनों का साथी। और हां, अगली क्लास में मूल विधियां कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।